आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, सानंद होंगे। साथियों, कल यानी 14 नवंबर को बिहार के चुनाव परिणाम आए और चुनाव परिणाम आए और जिस तरीके से पोस्टल बैलेट से लेकर के और अंत तक एनडीए बढ़त बनाए रखा, उसने काफ़ी लोगों को चौंका दिया। एनडीए में शामिल दलों के समर्थकों के अलावा समाज में एक सन्नाटा जैसा पसर गया कि ये हो क्या गया। आप सबको अब तक शायद मालूम भी चल गया होगा कि बिहार में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 202 सीटें मिली और राजद नीत महागठबंधन को केवल 35 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। बहुत सारे लोग इसको आश्चर्य के रूप में मान रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको बेईमानी का कारण मान रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको पैसे के दम पर खरीदा गया जनादेश मान रहे हैं। न जाने कितने आरोप सोशल मीडिया पे इस परिणाम को लेकर लग रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे ही परिणाम 2010 में भी आए थे। उस समय तक तो शायद नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय फलक पर कोई जानता भी नहीं था। वो गुजरात के मुख्यमंत्री तक सीमित थे और अमित शाह को तो और भी लोग नहीं जानते थे कि यह है क्या। तब भी ऐसे ही परिणाम आए थे बिहार में और उस समय नीतीश कुमार के जदयू को और भाजपा को मिलाकर के 210 सीटें आई और तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी उस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ी थी और दोनों सीटों से चुनाव हार गई थी। तब कौन सा मोदी का मैजिक था, तब कौन से ज्ञानेश कुमार थे। ये तो एक वही कहावत है जो देहातों में प्रचलित थी कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, या यह कह दें कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा। भाजपा के हो सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद, चुनाव आयोग की नियुक्ति के बाद कुछ संबंध उनके बने हों और उनको कुछ रियायतें मिली भी, ये भी सत्य है। जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 2 घंटे पहले तक बिहार की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये का दिया जाना और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद भी 10 नवंबर तक चुनाव आयोग द्वारा भाजपा को या नीतीश सरकार को महिलाओं को पेंशन आदि दिए जाने की सुविधा का प्रदान कर दिया जाना। लेकिन यह परिणाम केवल इसी से नहीं आए। परिणाम यदि पैसे से आते तो शायद 1952 से लेकर अब तक इस देश के प्रधानमंत्री हमेशा इस देश के उद्योगपति ही होते, चाहे वो टाटा रहे होते, बिरला रहे होते, डालमिया रहे होते या अब अडानी और अंबानी हुए होते। पैसा एक कारक हो सकता है, एक कारण हो सकता है, लेकिन पैसे से जनादेश खरीदे नहीं जा सकते। मैं किसी दल का समर्थक नहीं हूं और न किसी दल का विरोधी हूं। अक्सर आपने फतेहपुर हलचल में ऐसे ही वीडियो देखे होंगे जो हमेशा सत्ता से सवाल करते हैं। लेकिन आज जो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि केवल ज्ञानेश कुमार की वजह से एनडीए को इतना बड़ा गठबंधन
जनादेश मिल गया, तब मुझे हंसी भी आती है और आश्चर्य भी होता है कि विपक्षी दल अपनी कमजोरियों को आत्मलोकन क्यों नहीं करते। हो सकता है कि भाजपा के पास आज पैसा है और वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन क्या भाजपा जैसा मैनेजमेंट भी किसी अन्य दल के पास है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिहार के चुनाव में जो एक सीमित संख्या होती है स्टार प्रचारकों की, उसके अतिरिक्त भाजपा के लगभग 500 से ज़्यादा विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद महीनों महीनों बिहार में डेरा डाले पड़े रहे और अहरनिश एक एक गांव में, एक एक घर में जा जा करके उन्होंने कन्विंस किया। स्वयं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन तक बिहार की राजधानी पटना में डेरा डाले रहे हैं और विपक्ष में एक तेजस्वी यादव के चेहरे को अगर छोड़ दिया जाए तो कौन सा ऐसा विपक्ष का नेता था जो लगातार बिहार के चुनाव में सक्रिय था, तेजस्वी को सपोर्ट कर रहा था। वोटर अधिकार यात्रा निकालने के बाद स्वयं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कितने दिन बिहार से गायब रहे, ये भी एक सोचने की बात। जिस तरीके का चुनावी प्रबंधन और समीकरण एनडीए ने बनाया था और ये चुनाव परिणाम उसी का प्रतीक है। 2010 में जब नीतीश कुमार को 115 सीटें मिली थी, तब क्या किसी ने कल्पना की थी? क्या वो भी चुनावी साजिश थी या कोई किसी तिकड़म से मिली थी? नहीं। नीतीश कुमार ने 2005 के बाद से जिस तरीके से बिहार की पहले लॉ एंड ऑर्डर की सुविधा की स्थिति को संभाला, रोडों की स्थिति को संभाला, गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम किया, उससे एक भरोसा बना था और 2010 का चुनाव उस भरोसे का प्रतीक था। 2010 से 2025 में फिर से पुनरावृत्ति हुई उसी जनादेश की। इसमें 1,25,00,000 महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये उनके खातों में ट्रांसफर करना एक कारण हो सकता है और निश्चित रूप से है, लेकिन केवल एकमात्र कारण यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। 2020 का चुनाव आप याद कीजिए, जब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 138 सीटों पर चुनाव अकेले लड़ रही थी और ज्यादातर कैंडिडेट उसने नीतीश कुमार के खिलाफ उतारे थे और उस समय 2020 के चुनाव में उसको 6% वोट मिला था। अब की बात वही नीतीश गठबंधन के साथ गलबैया डाल के चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के दरमियान भी और आज परिणाम के बाद भी चिराग पासवान स्वयं नीतीश कुमार से मिलने भी गए। उधर चुनाव परिणाम आने के बाद सन्नाटा छाया हुआ है विपक्ष में। अरे भाई, जब आप यदि आप अपने इस मत पर दृढ़ हैं कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, वोटर लिस्टों में गड़बड़ी कर रहा है, तो फिर आप चुनाव लड़ते ही क्यों हैं? चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर दिया था? मैं ये पूछता हूं, ये चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की थी, एसआईआर में बहुत ज्यादा नाम काटे थे, तो दौरान चुनाव किसी भी बूथ से कोई ये शिकायत
क्यों नहीं दर्ज कराई गई कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है? 239 विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में हुए और किसी भी चरण के किसी भी एक बूथ में रीपोलिंग की स्थिति नहीं आई। तो क्या इसके लिए चुनाव आयोग की तारीफ नहीं करनी चाहिए? इतनी बड़ी मशीनरी में कुछ गलतियां होना स्वाभाविक है और हुई भी होंगी। जो कल मैं रात को चुनाव परिणाम आने के बाद नई दिल्ली में अपने एक इस देश के प्रबुद्ध चुनावी विश्लेषक से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे तेजस्वी के इस परिणाम आने की एक बहुत खास वजह बताई, जो मेरे दिमाग में भी अटैक कर रही। आप लोगों को याद होगा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा राहुल गांधी ने बहुत समय तक नहीं बनाया। वो बराबर तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से बचते थे, लेकिन दबाव से या हार करके आखिर में उन्होंने अशोक गहलोत को भेज करके तेजस्वी को चुनाव का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करा दिया, जिसको स्वयं तेजस्वी यादव ने उस घोषणा पत्र को सार्वजनिक रूप से पढ़ा भी। बस चुनाव उसी दिन खत्म हो गया था। चुनाव केवल संख्या बल का नहीं होता, चुनाव रणनीति का होता है। जैसे ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया, बिहार का यादव और मुस्लिम खुल करके मैदान में आ गया और उसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा अपनी रणनीति में कामयाब हो गई। उसने गैर यादव हिंदुओं को यह समझाना, उसके दिमाग में डालना शुरू कर दिया कि यदि तेजस्वी की सरकार आई तो यादवों का जंगल राज बिहार में फिर से स्थापित हो जाएगा। चुनाव हारने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा। आप भी किसी गांव के ही रहने वाले होंगे, किसी शहर के रहने वाले होंगे। आप अपने आसपास देखिए, क्या ऐसा माहौल नहीं बनता? ये एक संदेश है 2027 में यूपी के होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव को। यद्यपि 2024 में अखिलेश यादव ने इससे बचने का प्रयास किया और उसका उनको परिणाम भी मिला। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल 5 यादवों को लोकसभा का टिकट दिया था, जिसका परिणाम यह रहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में भाजपा को लोकसभा चुनाव हराने में सफल रही। कहने का आशय यह है कि यदि हम समाज को यह संदेश देने में असफल हो जाते हैं कि यह सत्ता आई तो समाज के सभी वर्गों को सत्ता में भागीदारी मिलेगी, तब तो आप चुनाव जीत सकते हैं। केवल 1 या 2 जातियों को संगठित करके या उनको सत्ता में भागीदारी दे करके आप चुनाव नहीं जीत सकते किसी प्रदेश में। सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें चल रही हैं, बेईमानी की भी बातें चल रही हैं और कुछ बातें ऑनलाइन भी हैं, ऑन रिकॉर्ड भी हैं, जो चुनाव आयोग से गलतियां हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन गलतियां महागठबंधन के नेताओं से भी हुई, जिसका उनको आत्मावलोकन करना चाहिए और अब भविष्य में जिन प्रदेशों में चुनाव होने जा रहा है वहाँ के विपक्षी नेताओं को भी इनसे सबक सीखना चाहिए, क्योंकि भाजपा जैसी पार्टी से लड़ने के लिए केवल संख्या बल की नहीं बल्कि रणनीति की ज़रूरत होती है और होगी, और यदि हम रणनीति में चूक गए तो आप उनको कभी नहीं हरा सकते। धन्यवाद।
आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश पॉन्स।